नमस्कार, गुड इवनिंग। अम्बेडकरनामा के 22वें एपिसोड में भाग में आपका स्वागत है। आज सुबह हमने बात की थी शिक्षा को लेकर और हरिशंकर परसाई का जो व्यंग था, रिसर्च का चक्कर, उस पर बात की थी और उसके थ्रू वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं उसको समझने का हमने प्रयास किया था। तो कई साथी कह रहे थे कि शिक्षा पे एक लगातार चले, लेकिन समय का अभाव है। बाबा साहब की राइटिंग अगर आप देखेंगे तो शिक्षा पे जो उनके विचार हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड हैं, कई जगह इधर उधर हैं। सब जगह एक जगह इकट्ठा करना, उस पर बात करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। फिर भी हमने कुछ सामग्री एकत्रित किया है और ये है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि जो आपसे साझा करूँ, वो है कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, बॉम्बे विधानमंडल में 12/3/1927 12 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है शिक्षा के सवाल पर। और जो बात मैं आपके बीच रखूँगा, आज की स्थिति से आप उसकी तुलना करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हालात 1927 में थे, क्या वो हालात आज भी हैं क्या हमारे बीच में। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सामग्री हमने इकट्ठा किया है, इसका रेफरेंस है बाबा साहब का हिंदी राइटिंग जो है संकलन, उसका 3रा खंड और पेज नंबर है 55 से 61, 55 to 61। इसको आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो भाषण दिया उसका एक संक्षिप्त, एक सारांश आपके सामने रख रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आप इसको आप एनालिसिस करेंगे आज के सिनारियो से, और आज की जो व्यवस्था है, जो सरकार है, आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनसे ये सवाल पूछिएगा ज़रूर। तो उनका भाषण शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने जो कहा कि बच्चों के शिक्षा के मामले में हमारी प्रगति धीमी है। भारत सरकार ने जो रिपोर्ट दिया है शिक्षा को लेकर, वो काफ़ी दुखदाई है। कहा गया है कि शिक्षा की स्थिति यही रही, रफ्तार यही रहा, तो स्कूल जाने वाले उम्र के लड़कों को 40 वर्ष और लड़कियों को 300 साल शिक्षित बनाने में लगेंगे। यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है जिस पर इस सदन को विचार करना है। शिक्षा के स्कूल और स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से उस अनुपात में खर्च की वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हुई है। ये उनका कहना है कि स्टूडेंट की संख्या में वृद्धि है, लेकिन उसके अनुपात में जो खर्च होना चाहिए एजुकेशन पे, उस खर्च में वृद्धि नहीं हुई है। तो आज भी ये सवाल उतना ही प्रासंगिक हैं। आगे वो कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में कि हमारे पास इस प्रेसिडेंसी में 2 विभाग हैं जो मेरे अनुसार एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे पास शिक्षा विभाग है जिसका काम लोगों को नैतिकता सिखाना और उसे समाज में रहने लायक बनाना है। दूसरी ओर हमारे पास उत्पाद शुल्क विभाग है, एक्साइज ड्यूटी, जो मेरे विचार से एकदम विपरीत दिशा में एकदम उल्टा काम कर रहा है। हम इस प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शिक्षा पर प्रति छात्र 14 आना खर्च करते हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो उत्पाद शुल्क है, वो उससे जो प्राप्त होता है वो 2.17 रुपये है, 2.17 रुपये है। मेरे विचार से यह जस्टिफाइड, न्याय संगत नहीं है। कम से कम शिक्षा पे तो उतना खर्च होना ही चाहिए कि जितना हम लोगों से लेते हैं। तो एक तरह से इम्बैलेंस है बिटवीन द इनकम ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट और एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है उसमें। इसलिए ये सवाल आज भी प्रासंगिक है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। आगे वो कहते हैं कि इस समय प्राथमिक शिक्षा पे जो खर्च कर रहे हैं उसके अधिकांश भाग का वास्तव में अपव्यय हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। आजकल खिचड़ी योजना चल रही है, खिचड़ी पकाओ योजना है।
प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा स्कूल तभी छोड़े जब वह कम से कम साक्षर हो जाए और अपने शेष जीवन में साक्षर बना रहे। लेकिन यदि हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो 100 में 18 बच्चे ही चौथी कक्षा तक पहुंच पाते हैं और बाकी 82 बच्चे जो है वो पुनः अंधकार की दुनिया में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इस परिस्थिति का आखिर क्या इलाज है। कहते हैं कि अगर पर्याप्त धन खर्च करके हर बच्चा जिस पे हमने वो धन खर्च किया है स्कूल में प्रवेश करता है तो उस पे काम करके उसके कक्षा 4 तक पहुंचाया जाए तो हमने जो खर्च किया वह बेकार नहीं जाएगा। आगे वे कहते हैं और बड़ा दिलचस्प है, ये आज के कमर्शलाइजेशन के युग में जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है इसके संदर्भ में 1927 में अंबेडकर का दिया गया भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि पड़ताल करने पे मुझे पता लगा कि आर्ट्स कॉलेज में, कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, कि आर्ट्स कॉलेज में जो खर्च किया जाता है उसका 36% छात्रों से फीस के रूप में लिया जाता है। जो हाई स्कूलों पे खर्च होता है उसका 31% पैसा छात्रों से लिया जाता है फीस के रूप में। मिडिल स्कूल पे जो खर्च होता है उसका 21% छात्रों से फीस के रूप में लिया जाता है। कहते हैं ये आंकड़ा देते हुए कि महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह शिक्षा का व्यवसायीकरण है, बाजारीकरण है। शिक्षा तो ऐसी चीज़ है जो सबको मिलनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है जो इस आधार पर चलाया जाए कि जितना वो खर्च करता है उतना विद्यार्थियों से वापस ले लिया जाए। शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि अब हम उस स्थिति पे आ गए हैं जब समाज के निचले तबके के लोगों के बच्चे, लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं। इसलिए इस विभाग की यह नीति होनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कि इस विभाग की यह नीति होनी चाहिए कि निचले वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को जितना संभव हो सस्ता बनाया जाना चाहिए। आज से तुलना कर लीजिएगा, शिव नाडार, अशोका, जिंदल यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं और आपके बच्चों के द्वार वहाँ खुले हैं कि नहीं खुले हैं यह भी पता कर लीजिएगा। और सरकार से तमाम रियायतें जो हो सकती हैं इन निजी संस्थानों को मिलती हैं, लेकिन आपके दरवाजे वो बंद होते हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक सोशल एनालिसिस किया एजुकेशन को लेकर, सोशल ऑडिटिंग बोलेंगे, और आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि इस प्रेसिडेंसी की जनगणना रिपोर्ट ने विभिन्न जातियों में शिक्षा के विकास की तुलना के लिए कुल जनसंख्या को 4 भागों में बांटा है। पहला विकसित हिंदू, दूसरा मध्यवर्ती हिंदू जिसमें गैर ब्राह्मण, मराठा, अन्य पिछड़ी जातियां जिसको आज आप जनरली ओबीसी में समझ सकते हैं, तीसरा पिछड़ी जातियां जिसमें वो इंक्लूड करते हैं अस्पृश्य, दलित, पहाड़ी आदिम जातियां और क्रिमिनल ट्राइब्स, इन सबको पिछड़ी जातियों में इंक्लूड करते हैं, और चौथा मुसलमान। इन वर्गों में शिक्षा के पूरे विकास का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वो कहते हैं, जरा दिलचस्प है, आंकड़ा आज से भी मिला लीजिएगा कि आज जाति जनगणना कराओ तब पता लगेगा क्या है, कि इन विभिन्न जातियों की तुलनात्मक प्रगति में बहुत असमानता है। पहली बात, पहला मध्यवर्ती जातियां यानी कि पिछड़ी गैर ब्राह्मण जातियां जिसको ओबीसी के संदर्भ में आप समझें,
जनसंख्या की दृष्टि से वो पहले स्थान पर है, आज भी पहले स्थान पर है। वह कॉलेज शिक्षा में तीसरे, सेकेंडरी शिक्षा में तीसरे, प्राथमिक शिक्षा में तीसरे स्थान पर है, तीसरे नंबर पर है ओबीसी। पिछड़ी जातियां, जिसको आप शेड्यूल कास्ट आज के संदर्भ में समझ सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर हैं, कॉलेज शिक्षा में चौथे स्थान पर हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में चौथे स्थान पर हैं और प्राथमिक एजुकेशन में भी चौथे स्थान पर हैं। मुसलमान, जो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर हैं, आज भी यही आंकड़ा ये सही है, वे कॉलेज शिक्षा में दूसरे, सेकेंडरी शिक्षा में दूसरे और प्राथमिक शिक्षा में भी दूसरे स्थान पर हैं। विकसित हिंदू मतलब सवर्ण हिंदू, विकसित जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर हैं, आज भी वही बात है, वे कॉलेज में पहले, सेकेंडरी एजुकेशन में पहले और प्राथमिक शिक्षा में पहले स्थान पर है। ये आंकड़ा है 1927 का और आज हम लोग 93 ईयर्स बाद, 93 वर्ष बाद, 7 साल बाद 100 साल हो जाएगा इस भाषण का। कल्पना कीजिए कौन जातियां कहाँ पे हैं। ये इन आंकड़ों को देते हुए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि एक शिक्षा के मामले में विभिन्न जातियां एक समान नहीं हैं, आज भी नहीं है। यह देश विभिन्न जातियों से मिलकर बना है। इन सभी जातियों का समाज में स्थान और विकास एक समान नहीं है। इन सबको यदि एक स्तर पर लाना है तो इसका एकमात्र समाधान है कि असमानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए। असमानता के सिद्धांत को स्वीकार करने का मतलब है कि आप ये मान लीजिए कि ये सोसाइटी अनइक्वल है और विभिन्न जातियों की स्थिति अलग अलग है, इसको आपको इनइक्वलिटी को मानना पड़ेगा और जो नीचे के सबसे जो व्यक्ति हैं उसके प्रति अनुकूल वातावरण बनाना है, तभी जाकर कुछ स्थिति बदल सकती है। सरकार ने, आगे कहते हैं कि सरकार ने अभी तक इस सिद्धांत को पिछड़ी जातियों के लिए लागू नहीं किया है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां जिस तरह बाधित हैं, इस पे अलग चर्चा कभी होगी, उस तरह कोई दूसरी जाति नहीं है। उसके जैसे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने जब रिपोर्ट सबमिट किया था तब उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अस्पृश्य जातियों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार होता है। इसलिए वो इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए, सहानुभूति का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं जो जिनको जिम्मेदारी दिया गया है शिक्षा को लेकर, वो एजुकेशन बोर्ड और तमाम, उसकी भूमिका की भी चर्चा वो करते हैं और कहते हैं, दिलचस्प है कि शिक्षा का दायित्व उनको दिया गया है जिनको यह समझने का पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि शिक्षा कितना आवश्यक है। इस परिषद में ऐसे लोग नहीं हैं जो शिक्षा की आवश्यकता को समझते हैं। स्थानीय बोर्ड के सदस्य इतने अशिक्षित हैं कि वे नहीं समझते कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरा कहना है कि इस परिषद का दायित्व उन लोगों को सौंप दिया गया जो शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं और यह काम बहुत गलत हुआ है। दिस इज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर सेड। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि शिक्षा का दायित्व उन लोगों के कंधों पर डाल दिया गया जो इसको संभालने के लायक नहीं है। महोदय, हम सब समझते हैं कि जनता की शिक्षा पे बहुत खर्च होता है और उस भारी खर्च को कोई संस्था उठाने में समर्थ है तो यह परिषद ही है। कहते हैं कि बोर्ड से वापस लीजिए और ये जो परिषद मंडल है ये पूरा शिक्षा की देखरेख करे। आगे कहते हैं, महोदय, मैं महसूस करता हूं कि इस परिषद ने
शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपकर, जो लोकल बोर्ड्स होते हैं उनको सौंपकर जनता में शिक्षा के प्रसार को वास्तव में अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। और यह बहुत बड़ी गलती हुई है। इस गलती से सबसे ज्यादा हानि दलित वर्गों को हुई है। महोदय, हर स्थानीय बोर्ड में दलित वर्गों के एक ही प्रतिनिधि होते हैं, एक ही प्रतिनिधि होने का प्रबंध है। आज आप कहते हैं ना कि सांसद और एमपी क्यों नहीं बोलते हैं, तो मंत्रालय बचाना है कि आवाज उठाना है, उनको मंत्रालय, वो भी बात यहां भी आ रही है। इन वर्गों का केवल एक ही प्रतिनिधि रखने की क्या उपयोगिता है? व्हाट इज, इसका मीनिंग क्या है? कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर स्थानीय बोर्ड में दलित वर्ग का प्रतिनिधि चाहे कि वे स्थानीय बोर्ड से ऐसी नीति पास करा ले जो दलित वर्गों के हित में है, तो उनके प्रयत्न व्यर्थ ही रहेंगे, बेकार ही जाएंगे। इसलिए सारा कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण, क्रीमी लेयर लगाओ दलित पे और सब कुछ करो, और हमारे नेता चुप क्यों हैं? अब समझ गए? तो ये लड़ाई नेता नहीं लड़ेंगे, वो कैबिनेट में रहेंगे। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है। और लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो हक हकूक की लड़ाई तो ये सड़कों आंदोलन से लड़ी जाती है, और इसकी इजाज़त संविधान आपको देता है। आगे कहते हैं कि बात साफ है, 10-12 सदस्यों के निकाय में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इस बात की और भी आवश्यकता है कि सरकार किसी निरीक्षक एजेंसी को अपने सीधे नियंत्रण में नियुक्त करे। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत से तो अपील कर सकते थे। आज तो अपनी हुकूमत है, यहाँ तो कोई सुनवाई भी होना नहीं। सरकार ही सब निजीकरण कर रही है, सरकार ही सब सार्वजनिक संस्था बेच रही है, तो क्या कीजिएगा? तो आपको अपनी ताकत, आवाज़ बुलंद करनी होगी। और सोशल मीडिया तो है ही, हम लोग जितना समझते हैं बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हक हकूक के लिए, कि अब वही स्थिति आ रही है कि राजा के घर में ही राजा पैदा होगा, तो आपके हक हकूक के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कि सरकार किसी निरीक्षक एजेंसी को सीधे नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में नियुक्त करे, जो यह देखे कि वे निकाय जिनको शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, दलितों की उपेक्षा न करे। एक नोडल एजेंसी बनाइए और सरकार के नियंत्रण में रहे। लेकिन आज तो सरकार ही से आप क्या हाल है पता ही है, वो उससे भी खराब स्थिति अब लग रही है, उससे भी बदतर। अब एक और इम्पॉर्टेंट मसला है जिस पे वो भाषण देते हैं, और आज भी उतना ही प्रासंगिक है, वो है स्कॉलरशिप के सवाल पे। स्कॉलरशिप के सवाल पे कहते हैं कि जिस तरीके से छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उससे तो बेहतर है कि उनको स्कॉलरशिप दिया ही न जाए, उससे ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि छात्रवृत्ति देने की जो पद्धति है वह वास्तव में धन की बर्बादी है। दलित वर्गों के माता पिता इतने गरीब होते हैं और अनभिज्ञ होते हैं कि वे नहीं समझ पाते कि सरकार द्वारा दी गई सहायता वास्तव में उनके बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए है। जो उनको पैसा मिलता है वो बच्चों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं समझ पाते। वे छात्रवृत्ति के पैसे को अपने ज़रूरत के खर्चों में पूरा करने में वो खर्च कर देते हैं। ये आज भी होता है, ऐसा होता है। सो इस प्रकार जो छात्रवृत्ति बच्चों की शिक्षा के काम आनी चाहिए, जो उसका प्रथम उद्देश्य है, वो उसका पालन नहीं हो पाता। दूसरी बात कि छात्रवृत्ति से लड़का, अपने बच्चा जो छात्र है, वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता अगर यही हालत रहा। वो कहते हैं क्यों नहीं पहुंच सकता, तो उसके कहते हैं कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो कि दलित वर्ग का बच्चा बुरे माहौल में पलता है। एक तो माता पिता नहीं समझते, अपना खर्चा कर देते हैं उनके स्कॉलरशिप को। दूसरा, बुरे माहौल में पलता है, वो ऐसी स्थिति में पलता है जो किसी भी तरीके से वांछनीय नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जब लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है
तब वो हर प्रकार के बुरे प्रभावों का शिकार हो जाता है। यहाँ भी देखते थे यूजीसी फेलोशिप मिलता था, पहले बुलेट मोटरसाइकिल आता था, किताब बाद में, पहले बुलेट मोटरसाइकिल हॉस्टल में खरीदे जाते थे। उचित दिशा निर्देशन के अभाव में उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है और इस प्रकार उस पर खर्च होने वाला सारा धन बेकार चला जाता है। क्या आगे कहते हैं, यह बेहतर नहीं होगा कि वह इस धन का उपयोग छात्रावासों को बढ़ाने के लिए करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रावास बने, जिसे या तो सरकार खुद चलाए या यह काम पिछड़ी जातियों को शिक्षा देने वाली किसी निजी संस्था को सौंपे, ये निजी संस्था काम करे। इससे दोहरी बचत होगी। सबसे पहली बात तो यह कि छात्रावास में लड़के अपने गंदे माहौल से दूर रहेंगे, पढ़ने लिखने का माहौल होगा, उसे प्रभावी निरीक्षण उपलब्ध होगा और जब छात्रावास की व्यवस्था निजी संस्था द्वारा की जाएगी तो सरकारी धन की भी कुछ बचत होगी, ये उन्होंने कहा। ये 1927 में कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, आप जाएंगे तो उन्होंने 29/10/42 1942 को गवर्नर जनरल को एक शिकायत पत्र अस्पृश्यों की ओर से भेजा था। उसमें एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने कई डिमांड्स, कई शिकायतें रखी थी। 1942 में आगे वो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तमाम बात करते हैं। उन्होंने एक मेमोरेंडम गवर्नर जनरल को दिया था। उसमें पहला बात कहते हैं कि कला और विधि विषयों में शिक्षा संतोषजनक प्रगति कर रही है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में कोई प्रगति नहीं है। तीसरा, विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा इनके पहुंच से बाहर है, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये है इंग्लिश वॉल्यूम 10, बाबा साहब की इंग्लिश राइटिंग वॉल्यूम 10, पेज 426 से लेकर 432 तक वो शिकायत पत्र, वो मेमोरेंडम है, आप देख सकते हैं। तो शिक्षा पे ये हालात है साथियों, और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 और 1942 में बात की थी। उस समय मुल्क आज़ाद नहीं था, हम गुलाम देश में थे, अंग्रेज शासन चलाते थे। तो उस समय जो हालात थे, उस समय तो बात करती थी सरकारें, डरती भी थी कि इसलिए उनकी मांगों को सुन भी लिया जाता था। आज जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, वो आप ही के वोट से बनती है, आप ही सरकार बनाते हैं, आप ही के नेता हैं, लेकिन वही संसद और विधानसभा में जाकर आपके हक हकूक़ की सीधी हत्या करते हैं। सारे तमाम कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज की जो हालत है देश में, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सब चरमरा गया है, निजीकरण अबाध तरीके से चल रहा है। तो अब जो है आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपकी सरकार है और आप ही के हक हकूक़ को बर्बाद कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब ने संविधान की जो शुरुआत की थी वो अल्लाह, राम और ईश्वर से नहीं की थी। उन्होंने शुरुआत की थी हम भारत के लोग। उनको लगता था कि जब भारत के लोग के हक हकूक़ की जब हत्या की जाएगी तो हम भारत के लोग सड़क पे उतरो, आंदोलन करो और ऐसी तानाशाह सरकारों को हटाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। ये बात है। शुक्रिया साथियों। ये वीडियो कैसा लगा, इशू कैसा लगा, अपनी समीक्षा लिखिएगा। और ये विमर्श अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इससे जुड़ें, बातचीत हो, विमर्श आगे बढ़े। और हम इसके अलावा आप घंटी भी बजाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और मैं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, रतनलाल टाइप करेंगे मिलेंगे, ट्विटर पे रतनलाल72 और इंस्टाग्राम पे dr.ratan.lal। शुक्रिया साथियों, आज इतना ही। कल फिर नए विमर्श के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच पहुँचाएँ और इस पे विमर्श को आगे बढ़ाएँ। शुक्रिया। जय भीम साथियों, शुक्रिया, थैंक यू।